नमस्कार। फोर्थ पिलर के एपिसोड में आपका स्वागत है। हम लोग डिस्कस कर रहे थे कल लास्ट वीडियो में भी इस टॉपिक पे हम डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरह से पश्चिम बंगाल को से आफ्टर इंडिपेंडेंस किस तरह से इसको डिक्लाइन किया गया, क्या हुआ, कौन लोग थे, क्या थे, कौन सी पॉलिसीज़ ऐसी थी जिसके वजह से ये जो डिक्लाइनिंग हुआ है। जो आज का पश्चिम बंगाल है, जो कि एक ऐसे समय पे दोराहे पे खड़ी है कि जहाँ पर उसको आगे के लिए आगे का रास्ता बहुत कठिन है, पर जो सरकार चुन के आई है अब 2026 में, तो उसके शुरुआती इरादे जो दिखाई दे रहे हैं वो बहुत पॉजिटिव है, बहुत सिल्वर लाइनिंग है, जिससे लगता है कि आने वाले दिनों में पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य होगा जो कि और जो राज्य हैं जिनके उसके दौड़ में भी शामिल, विकास के दौड़ में शामिल होगा। तो हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे कि पश्चिम बंगाल में हुआ क्या था, क्यों ऐसे ये दिन देखना पड़ रहा है पश्चिम बंगाल के वासियों को। देखिए, एक पश्चिम बंगाल एक बॉर्डर स्टेट है। यहाँ इन्फिल्ट्रेशंस एक बहुत बड़ा इशू है और इस इशू को कई दशकों से नज़रअंदाज किया गया है। क्योंकि नज़रअंदाज इसलिए किया गया है क्योंकि वोट बैंक की तरह इनको इस्तेमाल किया गया है अपने पॉलिटिकल माइलेज के लिए, पॉलिटिकल फ़ायदे के लिए, जिसको मुझे लगता है कि इस बार जिस सरकार जो चुनकर आई है, बीजेपी की सरकार, वो इस वोट बैंक को उसको इस वोट बैंक की ज़रूरत इतनी नहीं है जितनी कि पूर्वतन जो गवर्नमेंट थी या जो वामपंथ की सरकार थी उनको ज़रूरत होती थी शायद, पर इनको इतनी ज़रूरत है नहीं, ऐसा मानकर मैं चल रहा हूँ। और इसीलिए बार बार प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ये कह चुके हैं कि डिटेक्ट, डिलीट एंड डिपोर्ट एक पॉलिसी, डिटेक्ट करना कि ये लोग कहाँ हैं। मैं एक दिन एक चैनल में सुन रहा था अभी पीछे कि एक सज्जन कह रहे थे कि वो कलकत्ता के एक जगह गए, वहाँ पर वो कहते अभी भी रोहिंग्याएँ वहाँ बैठे हुए हैं। तो ये समस्या है, इस समस्या का निपटारा करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, ये समस्या इसलिए है, ये जितने भी इन्फिल्ट्रेटर्स हैं, जो भी लोग यहाँ आके बसे हैं, वो उन लोगों ने जो कब्जा कर लिया है कुछ बिजनेस पे, जैसे फल है, सब्ज़ी है या और चीज़ें हैं। दुकानदारी में आप देखेंगे, अगर आप घूमने निकलेंगे तो आपको 75% of the people you will find from the other section of the society. I'm not saying that they are Indian or not Indian, but they are not, whether they are Indian or not Indian, who will going to find out? ये किसको देखना पड़ेगा? इसको सरकार को देखना पड़ेगा, क्योंकि इसके वजह से हमारे यहाँ जो हम लोग कहते हैं कि ना तुष्टिकरण की राजनीति, ये जो तुष्टिकरण की राजनीति है, इसको बहुत लोग, देखिए, मैं 1987 से इस बीजेपी की पॉलिसीज़, बीजेपी को मैं देख रहा हूँ। मैंने कई बार बीजेपी को सांप्रदायिकता के नाम पर, कि ये सांप्रदायिक है, इसके नाम पर इनको अलग थलग करने की कोशिश सारी पार्टियों ने की, कांग्रेस से लेकर लेफ्ट से लेकर सारे पार्टियों ने की। तो इसीलिए जब मैं एक भाषण मुझे याद है, सुषमा स्वराज जब अटल जी की शायद सरकार, 13 दिन की सरकार का जब वो कॉन्फिडेंस वोट हो रहा था और कॉन्फिडेंस वोट में निश्चित था कि वो सरकार गिर जाएगी, तो उस भाषण में सुषमा स्वराज ने कहा था 2-3 वाक्य, उसमें बहुत इंटरेस्टिंग था। सुषमा स्वराज ने कहा था कि हाँ, हम सांप्रदायिक हैं इसलिए कि हम पूरे भारत की बात करते हैं। हाँ, हम सांप्रदायिक हैं इसलिए क्योंकि हम पंजाब के छोले भटूरे से लेकर साउथ के
इडली बड़ा डोसे की बात करते हैं कि हाँ हम सांप्रदायिक हैं क्योंकि हम भांगड़ा की बात करते हैं, तब भरतनाट्यम की बात करते हैं, इसलिए हम सांप्रदायिक हैं। तो ये जो एक भावना है और ये जो एक इस तरह के एक जो भावना है, इसको लेकर एक ऑल इंडिया लेवल पे ये काफ़ी डिबेट इसके ऊपर हुआ है। और लोग आज जिस माहौल पे हैं, तो इस माहौल पे लोग समझ गए हैं कि ये जो है ये एक अपनी पॉलिटिकल माइलेज के लिए, पॉलिटिकल जिसको कहते हैं कि अपना उल्लू सीधा करने के लिए सांप्रदायिक किसी को सांप्रदायिक आख्या, किसको धर्मनिरपेक्ष आख्या बोल दो, किसको सांप्रदायिक बोल दो, इससे पॉलिटिकल माइलेज जरूर मिलता होगा, पर देश का भला नहीं होता है, ये तो मानकर चलना पड़ेगा। और इसमें दोषी कांग्रेस भी है, लेफ्ट पार्टियाँ भी हैं, और जितने भी रीजनल पार्टीज़ हैं वो अब समझ गए हैं कि उनको, क्योंकि अब सेंटर में जब बीजेपी है तो सेंटर के साथ मिलकर काम करना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा। पर बंगाल में हुआ क्या है, बंगाल में जब से कांग्रेस सरकार, जब कांग्रेस गई सेंटर से, और बंगाल में जब कम्युनिस्टों का शासन रहा, कम्युनिस्टों के शासन में जब ये लोग बंगाल में लड़ते थे कुश्ती कांग्रेस से, पर दोस्ती होती थी दिल्ली में ये दोस्त थे। ज्योति बाबू से लेकर जितने भी इनके बड़े नेता हैं, सब कांग्रेस को सलाह देने में माहिर थे, सलाह देते रहते थे ये करना है वो करना है, क्योंकि कांग्रेस को लेफ्ट टू द सेंटर माना जाता है। पर जब से 2014 से जब मोदी ने कमान संभाली, तब से ये जो टीएमसी, बंगाल में टीएमसी या लेफ्ट, इन्होंने एक एंटी मोदी स्टांस का लेकर बंगाल को नहीं देखा। इन्होंने अपने पॉलिटिकल माइलेज देखने के लिए एंटी मोदी स्टांस लेकर और तुष्टीकरण की राजनीति को लेकर इन्होंने अपनी जो है रोटी पकाया है यहाँ पर। तो हम लोग जब ये डिस्कस करते हैं कि बंगाल की हालत कैसे पहुंचाई, किसने पहुंचाई, कौन पहुंचाया, तो ये देखना पड़ेगा कि जो हमारे यहाँ पहले बंगाल जब पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा में, पोस्ट पार्टीशन एरा में 11% बंगाल का कंट्रीब्यूशन था इकोनॉमी पे, भारत के इकोनॉमी पे, और वो आप कंपैरिजन आप अभी जाके 5.6, तो 11 से 5 पर आ जाना एक डिक्लाइन है, इसको समझना पड़ेगा। और हमारे यहाँ जो मेरीटाइम और जो जल का प्रवाह है, या जो यहाँ समुद्र तट है, और जो जितने भी गंगा के तट है यहाँ पर, इनको, और इंडस्ट्रियल एज एक हुआ करता था बंगाल में। हावड़ा जो लगा हुआ एक शहर है, हावड़ा को एक बार शेफील्ड कहा जाता है ऑफ इंडिया। यहाँ इतने इंडस्ट्री थे, इतने कारखाने थे, यहाँ लोग काम करते, हर रोज़ वो सायरन बजता था, लोग जाते थे, लोग आते थे। इसके ऊपर पिक्चर भी बहुत बनी है। आप अगर जाएंगे बंगाल के पीछे हिस्सों में तो आपको ये मिलेगा। पर इसको ख़त्म, ये जो वर्क कल्चर को ख़त्म कर दिया है वामपंथा के मिलिटेंट ट्रेड यूनियनिज्म ने, एग्रेसिव ट्रेड यूनियनिज्म कहते हैं। ट्रेड यूनियन जो कहेगा वो ये मानना पड़ेगा। पर कब तक जो मालिक है, कारखाना का जो मालिक है, जो इंडस्ट्रीज जिन्होंने लगाया है, वो क्यों अपना नुकसान यहाँ भरपाई करेंगे? और एक एंटी इंडस्ट्रियल जो एनवायरनमेंट खड़ा कर दिया गया पॉलिटिकली, उससे लोग बहुत त्रस्त थे। एक कहानी मुझे बहुत सुना लोगों ने कि एक बहुत बड़े इंडस्ट्रीज थे जो यहाँ आए थे, उनको अनड्रेस कर दिया गया था रास्ते में, और उनको वो बेचारे रास्ते में अनड्रेस, वो बिना ड्रेस पहने वो आए और अपना बोरिया बिस्तरा उठा के यहाँ से चल दिया। ही इज़ नाउ हिज बिजनेस इज फ्लरिशिंग इन होल ऑफ इंडिया। पर बंगाल में वो नहीं आएंगे। टाटा को कैसे निकाल दिया गया, क्यों निकाल दिया गया?